जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके राम बागरी पर। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि ये अपना राजस्थान जीके का स्पेशल विजय बैच है। इसमें हम राजस्थान का इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति को जो है पढ़ने वाले हैं। इसमें हमने जो सीरीज शुरू कर रखी है, अभी एक तो भूगोल की जो क्लासें हैं वो चल रही है, और इतिहास का जो है मैं, क्योंकि समय कम है तो इस हिसाब से थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि मैराथन ले लें, मतलब थोड़ी सी जो बड़ी क्लास होती है वो। और उसमें जो राजवंश है वो बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए उनको एक ही क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, आपका काम भी ईमानदारी से पढ़ना है, और अपने जो साथी हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करना है। पता नहीं आप क्या करते हो, अभी भी जो है अपने सब्सक्राइबर हैं वो बहुत कम है, इतना अच्छा कंटेंट देने के बावजूद भी। तो भाई देखो, हाँ कंजूसी मत करिया करो। पढ़ावा में मुंह कंजूसी नहीं रखाण रहे हो तो फिर ताको भी फर्ज बने। मारो जो धर्म है एक शिक्षक को, वो मुंह ईमानदारी से कोशिश कर रही हूँ। बाकी था कि था जानो। तो जुड़ जाओ एक बार, और आपन शुरू करा। आज को जो आपनो टॉपिक है कि राजस्थान का जो विजय बैच, वो मैं इतिहास की सीरीज में मैंने दो चीजें पहले करवा दी। एक तो आपके जनपद जनपद ये मैंने पिछली जो मैराथन ली थी उसमें जनपद, सभ्यताएं, और एक आपका जो मारवाड़ लिया था वो इसी तरीके से लिख करके लिया था। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी जो राइटिंग है वो सही नहीं थी। तो मैंने सोचा आज का जो मारवाड़ का जो बीकानेर वंश है, कौन सा बीकानेर, तो उसकी जो पीडीएफ है वो टाइप करके फिर मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो आप एक बार सब जुड़ जाए। आज बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उसका हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये आपका विजय बैच भूगोल इसमें चल रही है, और इतिहास के जो है कुछ टॉपिक मैंने करवा दिए हैं। मेवाड़ पूरा पढ़ा रखा है, आप जा करके प्लेलिस्ट चेक करना। जैसे आप जाओगे जीके राम बागरी जो चैनल है, जीके राम बागरी, यहाँ पे जैसे टैप करोगे ना, तो पहले तो सब्सक्राइब करना है इसे, अगर जुड़ना है, आगे क्लासें पढ़नी है इसी तरीके से अच्छे से, तो वो फिर उसके बाद में आप प्लेलिस्ट पे जाना। तो प्लेलिस्ट जब चेक करोगे ना, तो प्लेलिस्ट में मैंने जो एक तो रीट 2024-25 के नाम से एक बना रखी है प्लेलिस्ट वो, और एक प्लेलिस्ट आप देखोगे तो राजस्थान का भूगोल, ये मैं शॉर्ट में लिखता हूँ राजस्थान भूगोल, एक वो है, और एक राजस्थान का इतिहास। ठीक है, इतिहास। तो ज्योग्राफी भी हम अच्छे से पीडीएफ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने रीट का जो सिलेबस है वो पूरा डिस्कस किया है। इतिहास चल रहा है, तो मैराथन जो क्लास होगी, मैराथन के लिए मैंने एक अलग से 20 की भी प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, बाकी जो हम छोटी क्लासों में इतिहास को डिटेल से एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं, तो वहाँ सारी कहानियाँ अब सुन फिर बाद में वो बताई जाएगी, अभी इतना समय है नहीं। तो आप प्लीज़, जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक बार सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बीकानेर का राठौड़ वंश। ठीक है, आज का जो टॉपिक होने वाला है कौन सा है, बीकानेर का राठौड़ वंश का इतिहास। इसमें जो राठौड़ वंश है बीकानेर का, वो हम पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं। देखिए, जो बीकानेर का राठौड़ वंश है वो आपके जंगल प्रदेश कहलाता है, जहाँ इन्होंने वंश राज किया था। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, ये जंगल प्रदेश, इस जंगल प्रदेश की वजह से ही जो है यहाँ के जो राजा हैं उनकी उपाधि वो क्या थी, जंगलधर बादशाह। जंगलधर बादशाह, ये इनकी इनका टाइटल मिलता है भाई हमें, जंगलधर बादशाह। ये फर्स्ट जो उपाधि थी ये राव बीका की थी, राव बीका।
ठीक है, वो अभी हम देख लेंगे। बाद में आपके एक राजा हुए थे यहीं पे, करण सिंह। तो जब उन्होंने औरंगजेब का जो उधर अफगानिस्तान की तरफ, जिसको हम अटक नदी के पास का बोलते हैं, तो वहाँ जब उन्होंने अच्छी चतुरता दिखाई थी, तो उसके बाद से जो आपके करण सिंह जी हैं, करण सिंह, इनकी भी उपाधि जो है, करण सिंह के बाद के जितने भी राजा हैं उनका जो टाइटल है वो क्या है, जांगलदर बादशाह। तो ये ध्यान रखना, जांगल प्रदेश जो आपके राजस्थान का जो उत्तरी हिस्सा है, उसको जो है जांगल प्रदेश कहते थे। यहाँ आपके केर, पीलू और इनके जो वृक्ष ज्यादा थे, ठीक है। इनकी जो राजधानी थी वो आई छत्रपुर थी। आई छत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम है, जिसको अभी हम नागौर बोलते हैं, तो आई छत्रपुर, ठीक है। एक आपके जो इधर शाकंभरी, इसके आसपास का क्षेत्र भी था, ये थोड़ा सा इसमें शामिल था। मैंने जब वहाँ मारवाड़ पढ़ाया था, पिछली क्लास जो हमने ली थी मैराथन, उसमें बताया था कि जो बीकानेर के राठौड़ वंश हैं, बीकानेर का राठ यहाँ का मतलब मारवाड़ का, तो उनकी कुलदेवी, कुलदेवी वो तो कौन सी है, नागणेची माता, नागणेची माता। और इनकी जो आराध्य देवी है, आराध्य देवी, वो कौन है, करणी माता। भाई ध्यान रखना, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो दुहड़ नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लाया था और नगाना बाड़मेर में उसने लगवाई थी। ये हमने वहाँ मारवाड़ में देख लिया था, मुख्य मुख्य चीजें हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों चीज, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी तो करणी माता है, और कुलदेवी कौन है, नागणेची माता। बीकानेर के राठौड़ों की जो आराध्य देवी, उसका मतलब यूं है कि जब आपके अभी हम राव बीका पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैं बताऊंगा जो बीकानेर की स्थापना हुई थी वो करणी माता के आशीर्वाद से हुई थी, क्योंकि करणी माता राव बीका की बुआ लगती थी, ठीक है। जिसको हम डोकरी माता के नाम से, चूहों वाली माता के नाम से जानते हैं, चूहों की देवी है। और भी बहुत सारी बातें हैं। सफ़ेद जो चीले उनको, उसको इनका जो है अवतार माना जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो सर्वप्रथम जो आता है वो है राव बीका, ठीक है। राव बीका किसी बात को लेकर के अपने जो पिता हैं राव जोधा, उनसे जो इनका इनकी थोड़ी सी अनबन हो गई थी, तो इन्होंने कहा अपने चाचा के साथ, भाई चाचा भतीजे की बनती है, हम देखते हैं। जो आपके जयमल प्रताप सिसोदिया हैं वो भी आपस में चाचा भतीजा थे। आपके जो रतन सिंह जी के टाइम पे लड़ते हुए मारे गए थे, गोरा और बादल, वो भी चाचा भतीजे थे। तो ये ध्यान रखना भाई। तो अपने चाचा कांदल के साथ मिलकर के ये कहाँ आ गए थे, इधर जो जोधपुर से आगे की तरफ पोडंदेसर की तरफ आ गए थे। तो वहाँ अपनी जो बुआ जी हैं उनसे पूछा, और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे रहो और यहाँ आपका जो शासन रहेगा स्थापित होगा। और करणी माता का आशीर्वाद रहा कि जोधपुर जितना बड़ा राज्य है, जोधपुर, और जोधपुर से भी, जोधपुर के इतिहास के बराबर इतिहास है बीकानेर का। यूँ मान के चलो, रियासत छोटी थी पर इनका जो शासन है वो लंबे समय तक, या यूँ कहूँ कि आज़ादी के समय तक, मतलब हमेशा ये बना रहा था। तो वो आशीर्वाद किसने दिया था, करणी माता ने। तो 1465 में सर्वप्रथम जो है बीका यहाँ आता है, और यहाँ आकर के राठौड़ वंश की स्थापना करता है। राती घाटी जो आपके ये नागौर और अजमेर मुल्तान वाला मार्ग है, इसको बोलते थे राती घाटी। ध्यान रखना भाई, बीकानेर का प्राचीन नाम भी राती घाटी है, ठीक है। तो देखिए, बीकानेर का प्राचीन नाम, मैंने वहाँ जो एंसेंट नेम बताए थे नगरों के, वो वहाँ पे भी बताया था ये। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो जिसने आगे पहले स्थापना करी, तो वो क्या कहलाता है, संस्थापक। बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उनका संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन कहलाता है, राव बीका। ध्यान रखना। और बीकानेर, देखिए ये राठौड़ वंश की स्थापना करी है कहाँ पे, राती घाटी पोडमदेसर के पास में इसने आकर के जो सबसे पहले प्रथम राजधानी बनाई थी। और एक और था इनके साथ, नरा, नरा नाम का एक आदमी था, जाट, नरा जाट। तो दोनों को मिला करके ऐसा कहते हैं कि बीकानेर नाम मिलता है इनका, ठीक है। इसका जो नाम मिला वो, बीकानेर नगर की स्थापना करी थी 1488 ईस्वी में। भाई दो चीज हैं, एक तो वंश, वंश की स्थापना 1465 के आसपास आ गई थी इधर। और आपके बीकानेर की स्थापना करी थी 1488 ईस्वी में आखा तीज के दिन। इसीलिए जो बीकानेर है वहाँ पे
आकातीज पर पतंगे उड़ाई जाती है। ये देखिए, सर्वप्रथम राजधानी कौन सी बनाई थी? कोडमदेसर। और ये कोडमदेसर में इन्होंने एक भैरव मंदिर भी बनवाया था। एक ये जब वहां से आए थे तो एक मूर्ति लेके आए थे भैरव जी की, तो भैरव मंदिर बनवाया था। ठीक है। और जो बीकानेर की स्थापना करी वो जो उसकी नींव रखवाई थी, किससे रखवाई थी? करणी माता से। ठीक है, ध्यान रखना, उन्हीं का आशीर्वाद लेकर के यहाँ पे काम शुरू किया था। फिर उसके बाद में अगला राजा आता है आपके राव लूणकरण। ये बीका का पुत्र था। इसका जो उपनाम मिलता है हमें, वो मिलता है कलयुग का कर्ण। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो कलयुग का कर्ण है और एक राजपूताने का कर्ण है। दोनों चीजों को याद रखना है आपको। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को पूछा जा चुका है। ठीक है। तो देखिए, एक तो है आपके कलयुग का कर्ण, तो मैं इसको यूं समझाऊं, और एक है आपके, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक तो कलयुग का कर्ण है और एक आपके है राजपूताने का कर्ण। दो कर्ण है भाई यहाँ बीकानेर में, राजपूताने का कर्ण। ठीक है, वो अभी हम देख लेंगे इसी में आगे। तो राजपूताने का जो कर्ण है वो तो कहा जाता है राय सिंह को। किसको कहा जाता है? राय सिंह को। और कलयुग का कर्ण कहा जाता है लूण कर्ण को। तो दोनों में कंफ्यूजन है, तो उसको क्लियर कर लेना। ये ध्यान रखना, रा से राय सिंह। ठीक है। और कलयुग का कर्ण लूण कर्ण, अगर आपको एक याद होगा ना तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना सीधा सा, राजपूताना का कर्ण राय सिंह और कलयुग का कर्ण कौन है? आपके लूण कर्ण। देखिए, ये जो कर्ण की उपाधि दी हुई है, मतलब कर्ण कहा गया है, तो इसका जो हमें उल्लेख मिलता है वो एक राइटर हुए हैं आपके। ये उपाधि जो दी मिली है, ये तो कलयुग का कर्ण, ये मिलती है हमें किससे? पहले यूँ समझ लो, एक पुस्तक है करमचंद वंशोत कीर्तनम। ठीक है, करमचंद, ये ध्यान रखना भाई, इस किताब का नाम करमचंद वंशोत, बहुत लंबा नाम है, एक बार याद हो गया तो भूलोगे नहीं। वंशोत कीर्तनम, ये पुस्तक लिखी है किसने? जयसोम ने लिखी है। किसने लिखी है? जयसोम ने। और जयसोम ने इस पुस्तक में इसकी किसकी लूणकरण की तुलना जो की है, वो इसको दानवीर बताया है। क्या बताया? दानवीर। और कलयुग का कर्ण, ये किसने कहा है? ये आपके बिटू सुजा हुए हैं, उन्होंने लिखी है राव जेत सिरो छंद। ये दो किताबें हैं, राव जेत सी रो छंद। ये लिखी किसने है? इसके राइटर हैं बिटू सुजा। बिटू सुजा। और इन्होंने इसकी दानवीरता के लिए ही इसमें इसको जो राव लूणकरण है इसको कलयुग का कर्ण का है। और राजपूताने का कर्ण भी बिटू सुजा ने कहा है, लेकिन वो किसको कहा है? राय सिंह को। क्योंकि इनके समय काल अकाल पड़ा था, तो इन्होंने जो है सदाव्रत मतलब अन्न के भंडार वो जनता के लिए खोल दिए थे। तो दोनों चीजें मैंने यहाँ क्लियर कर दी। वो आगे हम जब राय सिंह पढ़ेंगे तो और मैं वहाँ बता दूंगा। लूणकरण ने एक तो लूणकरणसर झील बनाई अपने ही नाम पर। बीकानेर में एक लूणकरण कस्बा बसाया था भाई, इसको सही कर लेना, ये लूणकरण कस्बा है। तो आपको पता है लूणकरण को हम राजस्थान का राजकोट कहते हैं, ये सही कर लेना। लूणकरण है, इसको हम राजस्थान का राजकोट, लूणकरण कस्बे को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। और राजस्थान का राजकोट, आपको पता है राजकोट कहाँ है? गुजरात में। ये सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के कारण है। सर्वाधिक मूंगफली कहाँ होती है? राजकोट में, गुजरात। तो ये ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसी तरीके से। और जो चीज़ें अच्छी लग रही है ना, तो जोड़ा करो, अपने साथियों को भी शेयर कर दिया करो। ठीक है। आप चाहें तो जो भी देख रहे हो एक बार लाइक कर देना वीडियो को, अगर चीज़ें अच्छी मिली है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिया हो तो इसी तरीके से ध्यान रखना। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, राजपूताना का कर्ण और कलयुग का कर्ण। तो उसके बाद में अगला राजा बनता है रावजेत सिंह। तो रावजेत सिंह की ज़्यादा बातें हैं नहीं। जब मैंने वहाँ मारवाड़ पढ़ाया था तो बताया था कि जो रावजेत सिंह है वो आपके मालदेव जो है अपने सगे संबंधियों से लड़ाई लड़ता है। तो ये आपके पाएबा साहेबा का युद्ध होता है। कौन सा? पाहेबा साहेबा का युद्ध। और पाहेबा साहेबा युद्ध में
ये राव जेतसी है जो यहाँ पे मारा जाता है, क्योंकि ये सहायता लेने भेजता है मालदेव के खिलाफ शेरशाह सूरी को। अपना सेनापति नागराज उसको भेजता है। वो कहानी है लंबी, पर वो शेरशाह सूरी आ नहीं पाता है, और राव जेतसी जो है वहाँ 1541 में वीर गति को प्राप्त में मृत्यु हो जाती है इनकी। तो ध्यान रखना। और इन्होंने अपने बेटे जो कल्याणमल हैं उसको खानवा युद्ध में, जो महाराणा सांगा लड़ रहा था बाबर के खिलाफ, तो सांगा की सहायता के लिए अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा था। तो ध्यान रखना, ये कुंवर कल्याणमल, मतलब एक तो इधर से ये कल्याणमल गया था आपके, और आपको याद हो तो जो मारवाड़ से गया था वो आपके कुंवर, जो मालदेव था वो गया था। मतलब दोनों कुंवर थे। यहाँ बीकानेर से, यहाँ से जो है राजा नहीं गए थे, सिर्फ कौन गए थे, जो आपके राजकुमार हैं वही गए थे। ठीक है। और भी मैं बता दूं यहाँ सीधा सा, आपको याद हो जब मैंने वहाँ पढ़ाया था तो खानवा युद्ध की हमने बहुत सारी बातें करी थी, जो बाबर ने कस्में खाई थी। सांगा ने आपके पाते परवन लिखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो महाराणा सांगा वाला, आप एक बार वहाँ जाके देखना, आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी सारी। ठीक है। इसके समय एक कामरान का आक्रमण हुआ था, तो वो ध्यान रखना। आप जो प्लेलिस्ट चेक करेंगे उसमें एनसीईआरटी के नाम से फोल्डर बना हुआ है। अगर आपने एक बार वो पढ़ लिया ना, तो हकीकत कर रहा हूँ मैं आपको, और चीज़ें जो है क्वेश्चन निकालना और देखना कि कितनी चीज़ें बैठ रही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है। कामरान का आक्रमण हुआ था 1534 ईस्वी में। वो उसके बाद में हम चलते हैं आगे। तो आपका राव कल्याणमल, अभी हमने देख ही लिया कि अपने पापा की युद्ध में सहायता करने के लिए शेरशाह सूरी से सहायता लेने गया था, पर पहले सहायता मिली नहीं। बाद में शेरशाह सूरी की सहायता से ये जो है बीकानेर का शासक बनता है। कौन? राव कल्याणमल। क्योंकि 41 में तो पाइबा साहिबा का युद्ध हुआ था, और ये जो बात है गिरी सुमेल का युद्ध हमने देखा था आपके 5 जनवरी। मारवाड़ का सबसे इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है भाई, ध्यान रखना। सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट जेता कुपा, जो मालदेव की तरफ से लड़ने वाले सैनिक थे शेरशाह सूरी के खिलाफ। शेरशाह सूरी ने कहा था ये 5 जनवरी, पहले ही देख लेते, 5 जनवरी 1544 ईस्वी को, 1544 ईस्वी। ठीक है। गिरी सुमेल जेता कुपा के लिए याद किया जाता है वैसे मुख्यतः, जेता और कुपा। मालदेव के सेनापति थे दो, इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अगर उस युद्ध में, मैंने कहा था जो शेरशाह सूरी है वो हारता हारता बचा था, इसलिए उसने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरी के लिए जो है मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो इस युद्ध में जो आपका कल्याणमल है वो शेरशाह सूरी का साथ देता है, और इसके बाद में शेरशाह सूरी इसको बीकानेर का शासक बना देता है। राव कल्याणमल इम्पोर्टेंट एक ऐसे भी हो जाता है इस बात को लेकर के कि भाई इसने एक तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की जो है अधीनता स्वीकार करी या दोस्ती करी। तो पहले तो शेरशाह सूरी की मदद ली, शेरशाह सूरी के साथ हाथ मिलाया। फिर हम देखते हैं 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, शुक्र तालाब बनवाया वो कालरात कार्य के लिए। इसमें जो है ये गया था, और इसने वहाँ जा करके अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है। तो बीकानेर का पहला शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ध्यान रखना, हमने देखा था कि बीकानेर से तो गया था कौन? कल्याणमल। और आपके जो यहाँ से जैसलमेर से एक तो अ, हर रायबाटी गया था, और मारवाड़ का आपका मैंने बताया था वहाँ थोड़ा सा कि जो राव चंद्रसेन है, चंद्रसेन से पहले आपके उसका भाई जो है उदय सिंह चला गया था, और उदय सिंह को बाद में अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी थी। तो वो बातें हमने देख ली थी। तो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है मुख्यतः। और उधर ये अकबर की एक चाल थी। फिर आगे हम देखते हैं कल्याणमल के 2 पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। दोनों ही योग्य, बहादुर, वीर और कला प्रेमी लोग थे। तो हम इसको देख लेते हैं। राय सिंह जो है वो बड़ा बेटा था, और पृथ्वीराज राठौड़ छोटा बेटा। ये तो छोटा था, ठीक है, और ये बड़ा। ठीक है। तो पृथ्वीराज राठौड़ तो जो है अकबर की सेवा में चला गया था। तो अकबर ने इसको वहाँ पे गागरोन की जागीर दी थी, अभी हम देखेंगे। तो गागरोन में रहकर ही इन्होंने जो है वेले किसन रुक्मिणी वचनिका लिखी थी।
और राय सिंह को जो है अगला, जो बीकानेर का अगला शासक है वो घोषित कर दिया गया था, मतलब अगला राजा बनाया गया था। देखिए, तो पहले पृथ्वीराज राठौड़ को देख लेते हैं। ये नागौर दरबार में गया, अकबर के जो दरबारी विद्वान थे उनमें शामिल हो गया था, और अकबर ने इनको गागरोन दुर्ग दिया था। मैंने अभी बताया था, गागरोन दुर्ग, जहाँ इन्होंने लिखी वेली किशन रुक्मणीरी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, वेली किशन रुक्मणीरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं फिर भी कर रहा हूँ, स्टार लगा लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें, वेली किशन रुक्मणीरी डिंगल भाषा में लिखी है। किस में लिखी है? डिंगल भाषा में। इसको पांचवा वेद और 19वां पुराण किसने कहा है? दुर्सा आड़ा ने। दुर्सा आड़ा, जिन्होंने महाराणा प्रताप के ऊपर ऊपर विरुद्ध क्षेत्रीय और किरतार बावनी जैसी किताबें लिखी है। दुर्सा आड़ा भी अकबर के दरबारी विद्वान थे। ठीक है, तो इन्होंने लिखी और इनको सौंपी, तो इन्होंने कहा थू थू थू, आपका जो अब ये वेली किशन रुक्मणी मतलब भगवान कृष्ण और जो रुक्मणी है उनके प्रेम के ऊपर लिखी है। मतलब वेली मतलब समय होता है कि उनका जो मिलन का समय है वो उसका कंप्लीट डिटेल वर्णन किया है इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि ये तो इन आपके जो हिंदू धर्म है उसमें 4 वेद है, लेकिन ये 5वां वेद है। 18 पुराण है, लेकिन ये 19वां पुराण है। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, किसने कहा था? दुर्सा आड़ा ने। 1 मिनट, क्या हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसको ध्यान रखना भाई, यहाँ की मुख्य चीज़ें हैं। दुरसाड़ा डिंगल शैली में। हम आगे देखेंगे। 1,000 सॉरी 10,000 घोड़ों का बल किसने कहा था? ये कहा था आपके जो जेम्स टोड हैं, कर्नल जेम्स टोड। कि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद में 10,000 घोड़ों का बल आ जाता है। 10,000 हाथियों का बल भीम में था, आपको पता हो तो। ठीक है, इसके उपनाम में देखते हैं डिंगल का हेरोस और पीतल। आपके जो कन्हैयालाल सेठिया हैं उन्होंने एक जो लिखी थी पाथल और पीतल। ये किसने लिखी थी? कन्हैयालाल सेठिया ने। तो उसमें जो पातल उपाधि वो तो महाराणा प्रताप की थी, और पीतल किसकी है? आपके जो पृथ्वीराज राठौड़ है उनकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई। चलते हैं डिंगल का हेरोस। सॉरी, एक चीज और है, मैं यहाँ बता देता हूँ। डिंगल का हेरोस जो इनको कहा था वो आपके एलपी टेसीटोरी ने कहा था, लुइजी पियो टेसीटोरी। जो टेसीटोरी, जिन्होंने सर्वप्रथम हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी, वो ये ट्रांसलेटर के रूप में जो है भारत आए थे। ठीक है, कौन? एलपीटीसी टोरी। तो यहाँ से भाई तीन, ये 2-3 चीजें हैं, इनको मुख्य मुख्य ध्यान रखना। वेले किशन रुक्मणी रचनिका, 5वां वेद, 19वां पुराण दुर्साड़ा ने कहा है। 10,000 घोड़ों का बल कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। और पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना डिंगल का हेरोस, इटली का एक, वैसे ये होरेस होता है इंग्लिश में, इटली का एक इतिहासकार था। तो इसमें यूं कहते हैं कि कला और कटार और कला, मतलब तलवार और कला दोनों, मतलब जिसको सूरवीर भी है और आपके कला प्रेमी भी है, जो कलम भी चलाता है। तो इस वजह से इसकी तुलना किससे करी गई थी? होरेस से। किसने करी? एल्पिटेसी टोरी ने। और पातल और पीतल कन्हैयालाल सेठिया। ये ध्यान रखना भाई, कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर उसके बाद में आपके एक बीकानेर के बहुत प्रमुख इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं, महाराजा राय सिंह जी। 1574 से 1612 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड है, ध्यान रखना। अभी हमने बुआ बात कर ली थी कि राजपूताने का कर्ण किसने कहा था। ठीक है, एक तो इनका पहले उपनाम देख लेते हैं। राजपूताने का कर्ण, मुगल साम्राज्य का स्तंभ और राजेंद्र। तो ये जो राजेंद्र उपाधि है वो अभी मैं बता रहा था कि जयसोम की जो पुस्तक है, जयसोम की पुस्तक, हमने देखा था अभी करमचंद, करमचंद वंशोत कीर्तनम, वंशोत
कीर्तनम में, वहाँ पे ये उपाधि मिलती है। उसमें इसको क्या कहा गया है? राजेंद्र। ठीक है, अभी हमने देख ही लिया राजपूताने का कर्ण किसने कहा है? बिटू सुजा ने। और बिटू सुजा की पुस्तक आपको याद है सही, राव जेठ सिरोचंद। मुगल साम्राज्य का स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुगलों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, अकबर और जहांगीर के समकालीनता, इस पे बहुत विश्वास करते थे। इनके समय हुआ यूं था, देखिए ये दत्ताने का युद्ध है, ये भी सिरों का एक मुख्य युद्ध है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। भाई हुआ यूं था कि जो राय सिंह जी हैं, जब अकबर ने इनको, जो महाराणा प्रताप और इनके जो खिलाफ, मतलब अकबर के खिलाफ जितने बयान हो रहे थे, उनको दमन करने के लिए, उनका या उनको खत्म करने के लिए किसको भेजा था? राय सिंह को। तो इधर आपके सिरोही पड़ता है। सिरोही में एक तो देवड़ा मतलब सुल्तान देवड़ा और बीजा देवड़ा, ये दो भाई लड़ रहे थे। मैं यूं बता दूं, एक तो कौन था? बीजा देवड़ा। यहाँ बता देता हूँ, ये देखिए बीजा देवड़ा, ये देवड़ा एक आपके चौहानों की ब्रांच है। ठीक है, तो बीजा देवड़ा और सुल्तान देवड़ा दोनों होते, तो इनमें आपस में मतलब राज उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। तो राय सिंह जाता है और जाकर के बीजा देवड़ा को हरा करके यहाँ का राजा, पहले तो किसको बना देते हैं? सुल्तान को। लेकिन जैसे जगमाल जाता है, अकबर के दिन स्वीकार करता है, जो महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था, तो राय सिंह जी जो क्या करते हैं, इस जो सिरोही का आधा राज्य वो किसको दे देते हैं? जगमाल को। इस बात से कौन नाराज हो जाता है? सुल्तान। कुछ दिनों तक तो बात बनती है, लेकिन उसके बाद में ये जो है आपस में लड़ पड़ते हैं। तो उसमें जो राय सिंह और जगमाल हैं, ये तो आपके अकबर की तरफ से लड़ते हैं। किसकी तरफ से? अकबर की तरफ से लड़ते हैं। और ये सिरोही की तरफ, सिरोही का तो है ही सही। तो इसमें जो विजय होती है वो किसकी होती है? सुल्तान देवड़ा की विजय होती है। और राय सिंह, इसमें जगमाल जो है, ये जगमाल को वीर गति प्राप्त होती है और राय सिंह यहाँ से जो है चला जाता है। ये ध्यान रखना, जब हम सिरोही पढ़ेंगे तो वहाँ इसका जो है कंप्लीट डिटेल देखेंगे। इससे पहले 1582 ईस्वी में जो है आपके आप जो महाराणा प्रताप है, उन्होंने दिवेर का युद्ध लड़ा था। तो ध्यान रखना, उसके एक साल बाद में दत्तानी का युद्ध, फेमस युद्ध है। दत्तानी के युद्ध में अकबर को टिका देते हैं ये। ठीक है, कौन? सुल्तान देवड़ा। फिर उसके बाद में जो आपके राय सिंह है, इनका जो फेमस चीज़ है वो है जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने। राय सिंह ने क्या किया, जो भाई इनको तो टाइम था नहीं, तो इन्होंने आपके जो प्रधानमंत्री हैं अपने, करमचंद पवार, इनकी देखरेख में जो है ये आपके 1589 से लेकर के 94 ईस्वी तक, ठीक है, इसका निर्माण करवाया था। और इसी के द्वार पर राय सिंह प्रशस्ति लगवाई थी। प्रवेश द्वार पर राय सिंह प्रशस्ति, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है भाई, राय सिंह प्रशस्ति कहाँ लगी है? और इसके रचयिता जैन मुनि थे, जयिता। ठीक है, तो प्रवेश द्वार जो है, इस पे आपके जयमल और पत्ता सिसोदिया की जो है गजारूढ़ प्रतिमाएं लगी हुई है। तो ये यहाँ दो तीन चीजें हैं, मैं एक बार इसको लिख लेना अच्छे से। जो इसका प्रवेश द्वार है उसको बोलते हैं सूरज पोल। सूरज पोल। ठीक है, जब मैंने बताया था कि अकबर के समकालीन, अकबर का जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था, तो वहाँ जयमल और पत्ता सिसोदिया की बहादुर, मतलब उनकी जो, जब उन्होंने केसरिया किया मेवाड़ वालों ने, तो जयमल और पत्ता सिसोदिया की सूरवीरता से प्रभावित होकर अकबर ने पहले ये मूर्तियां कहाँ लगवाई थी? ये लगवाई थी आगरा के किले पर। कहाँ लगवाई थी? आगरा के किले पर। ठीक है, बाद में इन मूर्तियों को यहाँ से हटा दिया गया था, तो इन मूर्तियों को राय सिंह जी लेकर के आए और उन्होंने कहाँ लगवा दी? बीकानेर के जो सूरज पोल है वहाँ पर, बीकानेर में। ठीक है, कहाँ लगवा दी? इस बात की जानकारी के पहले आगरा में लगी हुई थी, हमें कहाँ से मिलती है? तो मैंने कहा था कि मुगल साम्राज्य में जो आपके अ, एक इतिहासकार है जिसने किताब लिखी है, ट्रेवल्स इन मुगल एम्परर, मतलब जो आपके मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य की यात्रा। फ्रैंकोइस बर्नर, जब मैंने वहाँ आपको मेवाड़ पढ़ाया था, तो वहाँ किताब का फोटो भी बताया था और सारी चीज़ें बताई थी। तो पहले वो वहाँ पे लगी हुई थी। ठीक है,
और अभी कहाँ लगी है, तो बीकानेर के सूरज पोल पर। राय सिंह की रचनाएं, राय सिंह महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोई राजा खुद किताबें लिखे तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो राय सिंह महोत्सव। और जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत शासक था। ठीक है, हमने देखा अकबर और जहांगीर के समकालीन है, और इसको जो है दक्षिण भारत में नियुक्त किया गया था। तो 1612 ईस्वी में वहीं बुरहानपुर एमपी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये एक आंसू कविता, जब अकबर ने इनको वहां पे भेज दिया था दक्षिण अभियान में, तो ये जब गए थे तो मतलब ये भी जैसे आपके पृथ्वीराज राठौड़ हैं उसी तरीके से आज मतलब रचनाएं भी करते थे। तो इन्होंने वहाँ कहा था, एक बार ये गए तो एक फोग का पौधा उगता है आपके मरुस्थल में, तो उसी को देख करके इन्होंने, जब वो पौधा इनको वहाँ दक्षिण में मिला, तो उन्होंने कहा था कि तू संदेशी रोकड़ो मैं परदेसी लोग, माने तो अकबर ते ताड़िया, तू क्यों आयो फोग। कि भाई तू संदेश देने वाला संदेशी रोकड़ा है, मतलब स्वदेशी रोकड़ा, मतलब तू तो हमारे जो रेगिस्तान है मरुस्थल है वहाँ पे पैदा होता है जहाँ कुछ भी नहीं है, और मैं परदेसी लोग, मतलब हम तो परदेसी लोग हैं। अकबर माने ताड़िया, मतलब अकबर ने तो हमको भेजा है, तू क्यों आया फोग, लेकिन तुझको किसने भेजा है, हम तो अकबर के जो हैं दोस्ती कर रखी है हमने, तो उसने तो हमें भेजा है, लेकिन तू क्यों आया फोग, लेकिन तू क्यों आया, तो ये बात उन्होंने वहाँ कही थी। फेमस सी दो लाइनें हैं, तू संदेशी रोकड़ो मैं परदेसी लोग, माने अकबर ताड़िया तू क्यों आयो फोग। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे, बढ़ते हैं। ध्यान रखना भाई, ये एक आंसू कवि भी थे। क्या थे, आंसू कवि। आंसू कवि उसको बोलते हैं, अगर आप हिंदी साहित्य के जानकार हो थोड़े से, तो आंसू कवि जो हाथों हाथ कविता रच दे, हाथों हाथ रचना कर दे, तो उसको क्या कहते हैं, आंसू कवि कहते हैं। मतलब कोई भी टॉपिक दे दिया आंखों के सामने, कोई भी आपके पर्टिकुलर कोई चीज़ दे दी और उसके ऊपर रचना करने को कहे, तो वो हाथों हाथ कविता लिख देता है। तो भाई पृथ्वीराज राठौड़ ही आपके जो है वो अच्छे लेखक और साहित्यकार नहीं थे। उनके भाई राय सिंह जी हैं, वो भी बहुत अच्छे साहित्यकार थे। ठीक है, उसके बाद में आपके एक बहुत बहुत अच्छे राजा कर्ण सिंह जी राजा बनते हैं। कर्ण सिंह जी, मैंने अभी बता दिया, इनकी एक तो फर्स्ट उपाधि है जंगलदर बादशाह। और ये हुआ यूं था कि औरंगजेब जो है ये हिंदुओं को कन्वर्ट करना चाह रहा था मुस्लिमों में, कट्टर नीतियां अपनाई थी भाई औरंगजेब ने। ठीक है, तो ये चीज, ये क्या करता है, एक बार सोचता है, दिमाग लगाता है कि भाई हम जनता को कैसे करें, तो अगर राजा वो का धर्म भ्रष्ट हो जाए तो ये आपके मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेंगे, तो जनता अपने आप स्वीकार कर लेगी। तो इन्होंने क्या किया कि जो जितने भी मुख्य राजा थे इनकी पोस्टिंग कहाँ कर दी, आपके अफगानिस्तान की साइड में जो अटक नदी बहती है, जिसको हम बोलते हैं अटक से कटक तक भारत, जो बाजीराव का सपना रहा था कि अटक से कटक तक में जो है मुगल साम्राज्य का, सॉरी, मराठा साम्राज्य का जो है झंडा फहरा दूंगा। तो अटक से कटक, तो कटक, तो उड़ीसा को बोलते हैं। अटक नदी जो है वो आपकी जो सबसे पश्चिमी बॉर्डर है वो वहाँ तक, मतलब पाकिस्तान के लास्ट में उधर अफगानिस्तान की तरफ। तो वहाँ गए, तो वहाँ जाकर के लोगों को पता चला कि भाई ये तो औरंगजेब जो है हमें अटक नदी पार करवाना चाह रहा है। और अटक नदी, इनका अपने यहाँ के हिंदू लोगों का मानना है था कि अगर अटक नदी पार कर दी तो उसके उस पार जो आपके ईरान इराक और ये वाला इलाका है, इसमें जो विधर्मी लोग रहते हैं वो गाय का मांस वगैरह, मतलब गायों को मारते हैं, उनको खाते हैं। तो वो चीज़ थी कि अगर हमने वहाँ का पानी भी पिया उस पार जा करके, तो अपना जो है धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो जंगलधर बादशाह, जो करण सिंह जी वहाँ जा करके जैसे ही सेना कहती है कि वे सभी नावों पे सवार होकर चलो, तो आपके जो करण सिंह जी वो कहते हैं, दिमाग लगाते हैं कि यार कैसे रोका जाए। तो कहते हैं कि हमारे वहाँ पे एक बच्चे का जन्म हुआ है और हम बिना जन्म दिवस मनाए नहीं जा सकते, आप ऐसा करिए, आप लोग चलिए, हम बाद में आते हैं। तो ऐसा कर करके वो तो सारे राजा रुक जाते हैं, और जैसे ही सेना, मतलब मुगल सेना उस पार जाती है अटक नदी के, तो ये इधर से सारी जो नावें हैं उनको तोड़ देता है। तो जो हिंदू बादशाह जितने भी थे, जितने हिंदू राजा थे, वहाँ इन्होंने एक उपाधि दी थी जंगलदर बादशाह। ये ध्यान रखना भाई, थोड़ी सी कहानी है मैंने बता दी है। उसके बाद में मतीरी राड़ हमने देखा था, 1644 ईस्वी की घटना है। 1644 ईस्वी की प्रसिद्ध घटना है। एक
झाकड़िया गांव नागौर, तो झाकड़िया नागौर के तो थे अमर सिंह राठौड़। हमने वहां पे भी देखा था अमर सिंह राठौड़। ठीक है, इसको भाई राजे से वंचित कर दिया था, तो इसको कहाँ दिया था, नागौर दे दिया था। और सिलवा गांव बीकानेर के तो कर्ण सिंह जी यहीं से, बीकानेर के कौन, कर्ण सिंह। आप यूं कहोगे कि एक मतीरा होता है तरबूज की तरह, तो वो उसको लेकर के लड़ाई हुई। हुआ यूं था कि एक जैसे ये खेत है मान लो, और आपके एक तरफ नागौर, नागौर की बॉर्डर है, और इसके उस पार से जो है आपकी बीकानेर की बॉर्डर है। ठीक है, बीकानेर की बॉर्डर। तो ये जाखड़िया गांव है, यहाँ पे जाखड़िया ध्यान रखना, और इधर सिलवा गांव। तो किसान का खेत यहाँ है, यहाँ से एक मतीरे की बेल चली चली और ये उधर चली गई, और वहां जाकर के इस पे लग गया मतीरा। तो ये मतीरा तोड़ लिया गया। तो इस बात से जो है लड़ाई हो गई थी, यूं मान के चलो। ठीक है, आपस में दोनों राजा, मतलब पहले किसान लड़े, और किसानों की बात पर जो है नागौर और बीकानेर के राजा, हालांकि इसमें जीत जो है आपके करण सिंह जी की हुई थी, विजय। अमर सिंह को हम कटार का धनी बोलते हैं, मैंने बताया था। सबसे ज्यादा जो कहानियां प्रचलन में है अभी, जो लोक कथाओं में जिसका वर्णन मिलता है, वो अमर सिंह राठौड़ की बहुत सारी चीजें हैं। तो बात इसलिए नहीं थी कि आपके जो है एक मतीरे को लेकर के राजा लड़ पड़े। बात ये थी कि किसान का भरोसा है अपने राजा पर, कि मैं राजा को टैक्स देता हूँ और राजा जो है मेरी रक्षा करेगा एनी हाउ कंडीशन, अगर मैं सही हुआ तो वो चीज़ है कि अपने कर्तव्य के लिए राजा, अपना राजा का कर्तव्य था प्रजा की रक्षा करना। तो उस बात पे जो है ये लड़ाई हो गई थी। तो आप ध्यान रखना भाई, 1544 की मतीरे की राड़ है। अमर सिंह राठौड़ नागौर, और करण सिंह जो है आपके बीकानेर वाले। तो इसमें विजय किसकी हुई थी, कर्ण सिंह की। ये भी मैंने बता दिया। इनकी जो रचना है वो है साहित्य कलद्रुम, ये ध्यान रखना। और एक इनके दरबार में हुए थे गंगाधर मैथिल। भाई ये मैथिली नहीं है, इसको सही कर लेना, मैथिल है, गंगाधर मैथिल। गंगाधर मैथिल। और इनकी दो फेमस रचनाएं हैं, कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। मतलब जो जितना साहित्य है उसको खा जाएंगे, काव्य डाकिनी। ऐसे दो रचनाएं, कर्णभूषण और काव्य डाकिनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ध्यान रखना किसने लिखी है, गंगाधर मैथिल ने। ध्यान रखना। चलते हैं आगे। तो ये कर्ण सिंह जी की बातें हो गई। उसके बाद में आपके एक और अच्छे राजा बीकानेर के, मैं यूँ कहूँ कि लड़ाइयाँ तो सबने लड़ी है, लेकिन साहित्य को प्रमोट करना और आपके विद्वानों का आश्रय देना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अनूप सिंह जी के टाइम पे हमको देखने को मिलती है। इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है, इनको औरंगजेब ने एक उपाधि दी थी, माही मरातिब। माही मराठी में यूं कहूँ, ये एक तरह से जब इनकी पोस्टिंग साउथ में की गई थी शिवाजी के खिलाफ, तो वहाँ इन्होंने अच्छा पराक्रम दिखाया। तो उसी को लेकर के इनको माही मराठी उपाधि दी गई थी। मतलब जैसे अपने आर्मी में होता है, ब्रेवरी मेडल देते हैं, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, ये दिया जाता था। वैसे तो ये ईरान और इराक की तरफ दिया जाता था, ईरान और इराक में पहले दिया जाता था। आपको याद हो शायद, खुसरो परवेज, खुसरो परवेज ने इसको शुरू किया था भाई, ध्यान रखना। खुसरो परवेज के समय ये शुरू हुआ था, मेडल देना। ये माही मराठी उपाधि अभी भी जो आपके बीकानेर संग्रहालय है वहाँ पे रखी हुई है। अगर कभी जाओ बीकानेर संग्रहालय देखने तो देख के आना। ये माही मराठी की जो उपाधि है, जो मेडल दिया गया था इनको, वो कहाँ रखा हुआ है, आपके जो बीकानेर संग्रहालय है वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये औरंगजेब का जो है राजनीतिक सलाहकार था अनूप सिंह जी। और बीकानेर स्वर्ण कला का बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल देखिए। आपके जो अनूप सिंह जी है, इनके समय जो आप चित्रकलाएं शुरुआत तो जो है आपके राय सिंह जी के टाइम पे हुई थी। और राय सिंह के टाइम पे एक भागवत पुराण नामक चित्र मिलता है हमें, तो आप चाहो तो उसको वहाँ लिख लेना, भागवत पुराण। भागवत पुराण जब हम चित्रकला पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल कर लेंगे। तो ये राय सिंह जी के टाइम का चित्र है भाई, राय सिंह, जो भी हम पढ़ रहे थे, राजपूताने का कर्ण।
राय सिंह जी, तो भागवत पुराण ये उनके समय का है, लेकिन इसका स्वर्ण काल किसके टाइम का है? अनूप सिंह के टाइम का। ध्यान रखना, उस्ता कला जो बीकानेर की प्रसिद्ध है, इसके उस्तादों को ये लाहौर से लाए थे। भाई देखिए, राजस्थान के इतिहास में हम देखते हैं कि जो मानसिंह हैं वो आपकी जो पोट्री, ब्लू पोट्री कला है, वो भी कहाँ से लाए थे? लाहौर से। विद्वानों का जन्मदाता कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? विद्वानों का जन्मदाता। इसने 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया था। भाई ध्यान रखना, ये बीकानेर में है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, बीकानेर। हुआ यूं था कि जब इनकी पोस्टिंग साउथ में की गई, तो आपके थोड़ी सी कहानी मैं बता देता हूँ कि जब मंदिर तोड़ने लगे वहाँ पे, तो जो हिंदू धर्म के लोग थे वो आपके, भाई ये तो गए थे औरंगजेब की तरफ से, आपके एक सैन्य कमांडर के रूप में गए थे। और जब वहाँ पोस्टिंग हुई तो इन्होंने अपने जो धर्म को बचाने के लिए लोगों से कर रखा था कि आप जो है, जैसे मुगल सैनिक आपके मंदिरों को, मूर्तियों को, किताबों को जलाने हैं, मंदिरों को तोड़ने, मूर्तियों को तोड़ने हैं, तो आप ऐसा करिए, जो आने से पहले मैं खबर दे दूंगा, और जो मूर्तियां हैं उनको ला करके आप जो मेरे खेमे हैं, डेरे हैं, उनमें रखवा दीजिए। क्योंकि भाई दुश्मन की सेना अपने, भाई खुद भी शामिल है, मुगलों की तरफ से गए, तो मुगल सेना इनके यहाँ पे आके डेरे तो चेक करेगी नहीं। तो इस प्रकार से इन्होंने जो साउथ में जितनी भी मूर्तियां थी, उन सब मूर्तियों को, छोटी बड़ी, उन मूर्तियों को अपने यहाँ इकट्ठा करवा लिया, और उन मूर्तियों को ला करके बीकानेर में एक मंदिर में सारे देवी देवता, वैसे 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार होते हैं, पर अपने जो है उसको करोड़ गिनने लग गए, तो वो एक अलग बात है। तो जितने भी सारे जितने देवी देवता थे, सबको कहाँ रखवा दिया? एक मंदिर में। तो वो इस प्रकार से जो है आपके 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, आपके जो ये हम पढ़ते हैं महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ है, संगीत, राज संगीत, मीमांसा, संगीत पर जितनी किताबें लिखी हुई है, इन किताबों को भी लेकर के अनूप सिंह जी आए थे। ये अनूप संग्रहालय जो है वहाँ पे रखी हुई है। इनको पता चला कि भाई ये तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं राजस्थान के, उन्होंने उनकी किताबें हैं। लेकिन जब औरंगजेब इनको जलाने मारने लगा था, तो कुछ लोग जो अपने पंडित थे, ब्राह्मण थे, वो इनको लेकर के साउथ की तरफ चले गए थे। फिर जब बाद में मुगलों का आक्रमण साउथ की तरफ होने लगा, तो वहाँ से जो है अनूप सिंह जी लेकर के आए थे। तो ध्यान रखना, इसी मंदिर की बात, आपको एक मुख्य विशेषता ध्यान रखनी है कि इस 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में एक गणेश जी की मूर्ति है, हेरम्ब गणपति। हेरम्ब गणपति, ये सिंह पर सवार है। भाई ध्यान रखना, हेरम्ब गणपति शेर पर सवार। किस पर? शेर पर सवार। तो ध्यान रखना, वैसे शेर पर तो कौन है? माँ दुर्गा बैठती है, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई हो सकता है कि महादेव जी का जो व्हीकल है वो तो क्या है? नंदी, और उनकी जो माता पार्वती है उनका व्हीकल क्या है? शेर। तो एक दिन हो सकता है गाड़ी बाहर छूटी होगी, तो इनका, इनकी जो गाड़ी है, मतलब व्हीकल है, वाहन, वो क्या था? चूहा। वो होगा नहीं, तो गणेश जी ने कहा चलो आज शेर की सवारी करते हैं। तो किसी ने वो मूर्ति बना दी, हेरम गणपति शेर पर सवार। ध्यान रखना, कहानियां हैं भाई, इतिहास में आती है, तो वैसे टाइम हो सकता है ज़्यादा हो जाए, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। तो वो सारी चीज़ें हैं। देखिए, अनूप संस्कृत पुस्तकालय बनवाया था इन्होंने, बहुत मुख्य चीज़ है। इनकी खुद की रचनाएं, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत विनोद, अनूप विवेक, और एक आपके अनूप महल का निर्माण करवाया था। यहाँ आपके जो बीकानेर राजा हैं, यहाँ राज तिलक होता था भाई, राज तिलक। आपको कमेंट करके बताना है कि इनका राज तिलक कौन करता था, मतलब कौन सी जाति के लोग करते थे राज तिलक? कौन? अगर आपने इतिहास पढ़ा है अच्छे से, तो राज तिलक कौन करता है? अगर आपने क्लास यहाँ तक देखी है, तो आप इसका जो है कमेंट में जवाब दीजिए कि बीकानेर राजाओं का राज तिलक कौन करते थे। जो आपके मेवाड़ वाले थे, उनका तो जो ऊंदरी गांव का बील सरदार था वो करता था, मैंने बता दिया था। जो आपके आमेर, जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा, आमेर जो राजाओं का राज तिलक है, वो वहाँ की बीणा करते थे। तो ध्यान रखिए, अब अगर आपने कॉमन सेंस लगा लिया हो तो आप जवाब दे सकते हैं कि यहाँ कौन करेगा। ठीक है, मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, सॉरी। तो अनूप सिंह के समकालीन एक आनंद राम थे, इन्होंने जो भगवत गीता है उसका जो मारवाड़ी है उसमें गद्य और पद्य में अनुवाद किया था। भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें,
अनूपगढ़ बसाया था इन्होंने, किसने, आपके अनूप सिंह जी ने। और अनूपगढ़ को अभी जो 7 अगस्त 2023, ठीक है, तो 7 अगस्त 2023 को जो है आपके इसकी घोषणा की गई है, जो नए ज़िले बने हैं उसमें अनूपगढ़ नया ज़िला बना है। बढ़ते हैं आगे। ये ध्यान रखना भाई, अनूपगढ़ नया ज़िला बन गया तो इसको कौन बसा के गए थे, आपके अनूप सिंह जी। फिर आपके एक जोरावर सिंह जी हैं, तो जोरावर सिंह का आपको याद रखना है सिर्फ कि इन्होंने होड़ा सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार पानी पी लेता हूँ, थोड़ी देर रुकिए। देखिए, जोरावर सिंह जी की एक ही बात है कि होड़ा सम्मेलन में भाग लिया था। आपको पता है जब मैंने अ, जो मेवाड़ राजवंश पढ़ाया था वहाँ थोड़ा सा जिक्र किया था कि होड़ा जो सम्मेलन है आपके संग्राम सिंह सेकंड के टाइम की बात है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया था। फिर भी ये जो हूड़ा सम्मेलन है मुख्यतः तो जयपुर में पढ़ाया जाता है सवाई जयसिंह के टाइम पे। फिर भी मैं मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ यहाँ। इसका सीधा सा याद रखना है, 17/7/1734, 17/7/1734 मतलब 17 जुलाई, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को ये इसकी डेट है भाई। इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। हुआ यूँ था कि जो सवाई जयसिंह है उन्होंने मुगलों के खिलाफ, सॉरी मराठों के खिलाफ, सवाई जयसिंह आपके जिन्होंने जयपुर की स्थापना करी थी, सवाई जयसिंह, ये इनके दिमाग की उपज थी कि भाई सारे राजा एक साथ होकर के जो है आपके जो मराठे हैं वो ज़्यादा उपद्रव मचा रहे हैं, तो उनका किस तरीके से उनको कमज़ोर किया जाए या उनको किस तरीके से राजस्थान से निकाला जाए, इस बात को लेकर के इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था। हुरडा भीलवाड़ा में पड़ता है, भीलवाड़ा, ठीक है। तो वहाँ पे हुरडा सम्मेलन इन्होंने बुलाया था और इसमें जो राजा हैं वो सभी राजा आए थे। इसमें मैं बताऊं कि जो एक तो सवाई जयसिंह तो थे से, मैंने वहाँ कंप्लीट डिटेल बताई थी कि, और अध्यक्ष बनाना पहले संग्राम सिंह सेकंड को तय हुआ था, जब उनकी मृत्यु हो गई तो जगत सिंह सेकंड बने थे। तो उसमें जो आपके बीकानेर से गए थे, बीकानेर से वो कौन गए थे, जोरावर सिंह जी गए थे। आपके जो नागौर से गए थे वो भक्त सिंह गए थे। मारवाड़ से अभय सिंह गया था जिनके टाइम की खेचड़ली घटना हुई थी वो। तो ये मुख्य मुख्य चीज़ें थी। मैंने बताया था दलेल सिंह हाड़ा जो था वो बूंदी से आया था, और कोटा से दुर्जन से हाड़ा आया था। बाद में जो योजना बनी थी उसमें बताया था कि रामपुरा गांव में इकट्ठा होने की बात हुई थी। अभी बरसात का समय है जुलाई का, तो रामपुरा कोटा में, लेकिन बाद में जो है कोई गया नहीं था, सिर्फ केवल ये आपके दलेल सिंह हाड़ा और सवाई जयसिंह थे। तो मराठों ने इनको जो है उस युद्ध में हरा दिया था, और मराठों की जो विजय हुई थी और ये हार गए थे। मतलब यहाँ अध्यक्ष पद को लेकर के थोड़ी सी इनके बीच में अनबन हो गई थी। तो वो मतलब अध्यक्ष पद को लेकर के एक तो सवाई जय सिंह थे, और आपके जो और भी लोग थे वो, मतलब सब अपने को जो है दूसरे के झंडे के नीचे लड़ने के लिए कोई मानता नहीं था। सब खुद को ज़्यादा पावर देते थे। तो वो वहाँ कोई कवि थे तो उन्होंने कहा था वो कि कित जयपुर कित जोधपुर, मतलब जयपुर और जोधपुर वालों के बीच में लड़ाई हो गई थी, तो कि कित जयपुर कित जोधपुर दोनों था पोता, मतलब दोनों जो आपके थापमथु पे इस बात पर उतर आए थे, मतलब आपस में थपड़े वगैरह देने के इतनी कंडीशन आ गई थी। तो कित जयपुर कित जोधपुर दोनों था पताप, कुर्म मारियो दीगरो और कमदज मारियो बाप। तो जो आपके राठौड़ हैं, इनको कमदज राठौड़ कहा जाता था। तो राठौड़ों में जो है इन्होंने अपने पिता की मृत्यु, जो भक्त सिंह है उसने अपने पिता को मारा था, और आपके सवाई जय सिंह के पहले की पीढ़ी में किसी ने अपने बेटे को मार दिया था। तो वो चीज़ यहाँ की थी। तो ध्यान रखना, हुडा सम्मेलन मुख्य चीज़ें ध्यान रखना। बाकी हम जो सवाई जय सिंह के टाइम पे पढ़ते हैं तो वहाँ कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से योजना बनी, लड़ने के लिए कौन कौन गया कौन नहीं, क्या बातें हुई थी, वो सारी चीज़ें। उसके बाद में सूरत सिंह जी, भाई सूरत सिंह जी की दो बातें हैं। सूरत सिंह जी ने सूरत ही बदल दी, मतलब दो चीजें हैं। एक तो बटनेर का नाम बदल करके हनुमानगढ़ कर दिया, 1805 में आक्रमण किया बटनेर दुर्ग पर, और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया, हनुमानगढ़। भाई ये आक्रमण जो हुआ था ये हुआ था मंगलवार के दिन, मंगलवार के
दिन। अगर बुधवार के दिन होता तो गणपतिगढ़ कर देते या गजाननगढ़ कर देते, ये उनके ऊपर था। जीता मंगलवार के दिन तो क्या नाम कर दिया, हनुमानगढ़। 1805 ईस्वी याद रखनी है भाई। एक और इनके जो समय की जो चीज है, वो 1814 में इन्होंने चूरू पर आक्रमण किया था। और चूरू के उस टाइम पे जो राजा थे, एक तो शिव सिंह। कौन थे? शिव सिंह। तो उनके पास बारूद खत्म हो गया, रुपए पैसे बहुत थे, तो उन्होंने चांदी के गोले दगवा दिए, मतलब तोपों में। तो चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है? चूरू का किला। किसके टाइम पे? शिव सिंह के टाइम पे 1814 ईस्वी में बीकानेर के सूरत सिंह ने आक्रमण किया था। तो गोला और मतलब असला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दाग दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1818 में जो है इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। ये इनकी मुख्य मुख्य बातें हैं। ठीक है, इसके बाद में ध्यान रखना भाई, जब मैं संधियाँ पढ़ाऊंगा तो वहाँ अच्छे से और देख लेंगे कि किन्होंने कब कब संधि करी थी। ठीक है, उसके बाद में रतन सिंह जी। रतन सिंह जी बहुत अच्छे भले मन इंसान थे। तो इन्होंने 1844, वैसे तो ये 1836 के टाइम पे जो है इन्होंने 1836 ईस्वी के आसपास ये गया की यात्रा करने जाते हैं। बिहार में जो गया है तीर्थ स्थल माना जाता है, तो वहाँ यात्रा करने जाते हैं। तो जितने राजा जाते हैं वहाँ पे पानी लो के सब हाथ में, और हाथ में लेकर के इन्होंने जो है सौगंध दिलवा दी कि जो राजपूतों में जो कन्याएं होंगी उनको आप नहीं मारोगे। तो फिर बाद में जब वहाँ से आए तो बीकानेर में आपके 1844 ईस्वी में आण जारी कर दी। सौगंध तो कहाँ दिलवाई थी? वहाँ गया में। और फिर आपके बीकानेर में एक रत्न बिहारी मंदिर बनवा दिया। तो ध्यान रखना, कन्या वध न करने की आण किसने जारी करी थी भाई? रतन सिंह जी ने। बहुत अच्छे ये भले मानुस थे कि जिन्होंने जो है महिलाओं को बचाने के लिए काम किया। ध्यान रखना 1836 में गया की यात्रा। गया ये स्थान है भाई, ध्यान रखना, गया की यात्रा। नहीं तो आप सोच लो कि 1836 में गया, गया की यात्रा। ठीक है, फिर सरदार सिंह जी आपके 1857 के टाइम, क्रांति के टाइम पे हम पढ़ते हैं कि क्रांति के समय शासक थे। और इन्होंने जो है आपके अपनी जो रियासत थे उससे बाहर जाकर के अंग्रेजों की सहायता करी। रियासत से बाहर क्या गए, जब क्रांति पढ़ाते हैं तो वहाँ डिटेल से बताते हैं कि ये हिसार तक चले गए थे। और बीकानेर और हिसार ज़्यादा दूर नहीं है, पहले बीकानेर की बाउंड्री जो है आपके पंजाब हरियाणा तक लगती थी। तो हो सकता है थोड़ा सा सेना भाग रही होगी, तो जो क्रांतिकारी भाग रहे होंगे तो उनके पीछे चले गए होंगे, थोड़ा सा हिसार तक चले गए थे। इसलिए अंग्रेजों ने इनको जो है, जो आपके हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील है, वह टिब्बी का और टिब्बी तहसील और 41 गांव जो है वो इनाम में दिए थे। तो देख लेते हैं। ध्यान रखना, क्रांति के समय शासक कौन थे? आपके सरदार सिंह जी। ये देखिए अपनी राजधानी से बाहर जाकर, कहाँ तक? राजधानी से बाहर आपके हिसार तक चले गए थे। वहाँ हिसार में एक जगह पड़ती है बाड़लू। बाड़लू, वहाँ तक गए थे वे, ध्यान रखना। तो पास में ही है। तो इनको टिब्बी परगना, टिब्बी का परगना और 41 गांव गिफ्ट में मिले थे। इन्होंने भी अच्छा काम किया, सत्य प्रथा और जीवित समाधि पर रोक लगा दी भाई। जैसे संत महात्मा होते हैं जीवित समाधि ले लेते हैं, तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। फिर उसके बाद में आपके डूंगर सिंह जी, जो आप बीकानेरी भुजिया खाते हो, सबसे फेमस इनके टाइम की है ये। बीकानेरी भुजिया का प्रचलन हुआ था। खाइए सबने, जिसने खाई है अपना नाम जो है कमेंट में लिखना, भेजना। जो डूंगर सिंह जी है उनके समय ही जो आपकी बीकानेर की भुजिया जो सबसे फेमस है वो शुरू हुई थी। इनके टाइम की ये एक चीज़ ये है कि इन्होंने 1878 ईस्वी में जो है अपने ऊँटों का एक काफिला 800, ये ओट नहीं है भाई, इसको सही कर लेना, मिस प्रिंट हो गया, ऊँट है ऊँट, मतलब ये टाइपिंग मिस्टेक है। ऊँटों का काफिला काबुल भेजा था, ध्यान रखना। और बीकानेरी भुजिया डूंगर सिंह जी का। देखिए इसके बाद में जो आपके अगले राजा बनते हैं महाराजा गंगा सिंह जी। मैं यूँ कहूँ बीकानेर के जितने राजा पढ़ रहे हो उनमें मुख्य मुख्य, एक तो आपके कर्ण सिंह, राव बिका तो है से, राव बिका, कर्ण सिंह, आपके राय सिंह पृथ्वीराज राठौड़, उसके बाद में अनूप सिंह और गंगा सिंह जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छे काम किए तो उनको ज़्यादा पूछते हैं। तो महाराजा जो गंगा सिंह जी हैं, इनकी बहुत बहुत सारी बातें हैं, और इसको तो आप मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, महाराजा गंगा सिंह जी की बहुत सारी बातें। 1887 से लेकर 1943 ईस्वी तक इस बंदे ने राज किया।
और राज क्या किया, इतना माइंडेड, इतना अच्छा काम करने वाला। हुआ यूं था कि डूंगर सिंह जी के कोई मतलब संतान नहीं थी, तो डूंगर सिंह जी ने इनको गोद ले लिया था। तो ये डूंगर सिंह जी के छोटे भाई थे, भाई छोटा था और उसको गोद ले लिया, तो अगले राजा बने। इनके उपनाम में बोलते हैं राजस्थान का भागीरथ, इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने जो है, जो आपके गंगनार की परियोजना रखी। डूंगर सिंह का सपना था भाई ये, कि भाई हिमालय से जो नदियां हैं वो आपके बीकानेर में आए। और आपको पता हो 1899 ईस्वी में गंगा सिंह जी के टाइम पे जो है आपके जो अकाल पड़ा था, छप्पनिया अकाल, वो उस अकाल की दुर्भिक्ष बोलते हैं, मतलब जिसमें भिक्षा मांगना भी कठिन काम हो जाता है। तो गंगा सिंह जी, मतलब डूंगर सिंह जी और इनका सपना था कि यार, डूंगर सिंह जी ने तो सोचा था कि भाई पानी की वजह से ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि जनता पानी के लिए ही मर जाए। तो गंगा सिंह जी ने क्या किया कि ऐसे मतलब एक कोई प्रोजेक्ट तैयार किया, गंगनहर, जो आपके 1921 से 27 के बीच में जो गंगनहर लाए थे। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, नदियों का पानी नहर के माध्यम से ला करके और फसल को, कृषि को बढ़ावा दिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इस वजह से इसको भागीरथ कहते हैं। आपको पता है भागीरथ इतिहास में एक राजा हुए थे जिनको जो है तपस्या करने में अच्छे थे। थोड़ा सा बता देता हूँ। तो उनके जो आसपास के संत थे, उन्होंने क्या किया, इनसे जलन हो गई कि ये तो सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे देवताओं से, तो हमें कोई नहीं पूछेगा। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा छल कपट रच के और एक मरी हुई गाय का जो दोष है वो भागीरथ जी पर लगा दिया था कि तुमसे तो गाय का वध हो गया और अब तो तुम जो है पाप के भागी हो गए हो, और तुम्हें जो है आपके अब कोई सिद्धियां नहीं मिलेगी, जो तुम जितने भी काम कर रहे हो, तो जो तुम्हारा पाप है इसको धोने के लिए तुम्हें क्या है, गंगा को लाना पड़ेगा। तो भगीरथ ने शिव जी की बहुत तपस्या करी और गंगा नदी को जो है लेकर के आए थे। इस वजह से राजस्थान में अगर जो गंगनारे, उसको लाने वाले कौन थे, महाराजा गंगा सिंह जी। तो इस वजह से इनको जो है राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। और आधुनिक बीकानेर का निर्माता, आधुनिक बीकानेर का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। फिर एक इनकी ऊँटों की, ये ऊँटों की सेना है भाई, ध्यान रखना, गंगा रिसाला, रिसालदार हम बोलते हैं स्वामी, तो गंगा रिसाला ऊँटों की सेना। आपको याद हो 1800 चीन से युद्ध हुआ था 1901 में, 1901 में बॉक्सर का युद्ध हुआ था चीन के साथ। तो इसमें बॉक्सर युद्ध, तो इस युद्ध में जो है गंगा सिंह जी अपनी ऊँटों की सेना लेकर के गए थे। और इस उपलक्ष्य में इनको केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, केसरी हिंद की उपाधि। ठीक है, ध्यान रखना, गंगानगर बसाया 1920 से 24 के समथिंग में। गंगनहर का निर्माण अभी मैंने बता दिया। और 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र राजस्थानी, ध्यान रखना भाई, जो आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930, 1931 और 1932 ईस्वी में, लंदन में हुआ था ये सम्मेलन। तो उसमें भाग लेने वाले एकमात्र राजस्थानी, एकमात्र राजस्थानी, ध्यान रखना, राजस्थानी, मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ध्यान रखने वाली बात है, एकमात्र राजस्थानी थे। इनके बहुत सारे फैक्ट हैं भाई, तो आप गंगा सिंह जी को एक बार डिटेल से देख लेना, फिर जब कभी हम पढ़ेंगे तो इनके दिमाग की बातें, वो सारी चीज़ें देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का निर्माण करवाया, एक नरेंद्र मंडल के चांसलर रहे थे, जो नरेंद्र मंडल आपके 1921 में बना था, 1921 ईस्वी में। तो उसके प्रथम चांसलर रहे थे भाई, ध्यान रखना। और इसी चांसलर से मेरे को याद आया कि इन्होंने जो आपके BHU है, बीकानेर हिंदू विश्वविद्यालय, उसके लिए चंदा दिया था 1916 में। आपके 1916 में जब इसका निर्माण हुआ था, तो उसके लिए दान दिया था भाई, चांद दान। और दान दिया था किसको, ये दान लेने कौन आए थे, आपके मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, इनको चंदा दिया था। तो इतने पैसे दिए थे कि उस BHU के लिए, तो इनको जो है वहाँ भी कुलपति का
पद मतलब चांसलर का पद दिया गया था किसमें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। फिर आपके जो गोगा मेडी है उस मंदिर का और बाबा रामदेव जी मंदिर का जो है आधुनिक स्वरूप का निर्माण करवाया था। और इन्होंने जो है आपके करणी माता का मंदिर है, करणी माता मंदिर, इसको बनवाया था किसने था, करण सिंह ने। लेकिन इसमें भी जो है इस इन्होंने काम किया था, काम करवाया था। PWD आपके जो सार्वजनिक निर्माण विभाग होता है उसकी स्थापना करी थी भाई इन्होंने जनता के लिए। ध्यान रखने वाली चीजें, स्वतंत्र न्यायपालिका 1910 में बनाई थी। और 1932 में इन्होंने एक कानून बनाया था सार्वजनिक सुरक्षा का, मतलब पब्लिक प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के लिए। और 1943 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट में बताना है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। लास्ट कमेंट होगा भाई, अगर आपने पढ़ा है यहाँ तक तो मृत्यु कहाँ हुई थी। अगर ये बंदा आज़ादी तक जीवित रह जाता ना तो बहुत सारे काम करता हो। ध्यान रखना, गंगा सिंह जी लंबे चौड़े, आर्मी में, आर्मी की ड्रेस पहने हुए, सापा बांधे हुए, बहुत शानदार आदमी रहे, व्यक्तित्व रहे इतिहास के। तो ये हमने गंगा सिंह जी के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद में आपके शार्दुल सिंह जी हैं। शार्दुल सिंह जी जिनका एकीकरण के समय है और सबसे अंतिम शासक हैं, क्योंकि इनके टाइम पे जो है 1947 में केंद्रीय संविधान सभा में इन्होंने KM पन्नीकर गया था भाई इनकी तरफ से, बीकानेर रियासत की तरफ से कौन गए थे, KM पन्नीकर शामिल होने वाले आदमी थे, KM पन्नीकर। ये ध्यान रखना। होने वाला राज्य, केंद्रीय संविधान सभा में शामिल होने वाला राज्य कौन सा है, बीकानेर। ठीक है, तो यहाँ आकर के जो है आपकी चीज़ें खत्म हो जाती है। बीकानेर का इतिहास इतना ही था, ये हमने देख लिया। अगर चीज़ अच्छी लगी हो तो अपने लोगों, जो जितने भी साथी हैं उनको शेयर कर देना और कमेंट करके बताना अच्छा लगा। हाँ सर, मैंने कोशिश करी है कि पहले जो मारवाड़ पढ़ाया था तो उसको तो मैंने ऐसे ही मतलब लिख कर बताया था, उसमें थोड़ा सा टाइपिंग मतलब वो सही है नहीं। अगर समझ में वैसे सारी चीज़ें आ रही है लेकिन ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो ये आज की क्लास देखते हैं, लगभग 1 घंटे की हो गई है। इसमें मैंने कोशिश करी है जो बीकानेर राजवंश है उसका मोटी मोटी चीज़ें समझाने की, मुख्य मुख्य। तो भाई अपना जो टारगेट है आप कोशिश करिए जल्दी से बन के हो जाए, हम शेयर शेयर करते रहा करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ना और तैयारी कंटिन्यू रखिए। अपना बैच चल ही रहा है, आपकी जो ज्योग्राफी वो चल रही है। उसके बाद में जैसे ही हिस्ट्री खत्म होगी तो हम क्या ले लेंगे, आपके जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है वो ले लेंगे, क्योंकि बिना राजवंश पढ़े आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना बहुत टेढ़ी खीर है। इसलिए अगर आपने राजा महाराजा पहले पढ़ लिए हैं, राजवंश अच्छे से पढ़ लिया है, तो वो निर्माण वगैरह सारी चीज़ें, उसमें किले, दुर्ग, स्मारक, मंदिर, मस्जिदें हैं, पहनावा, आभूषण, हमने अभी देखा कि कौन सी चीज़ें कब शुरू हुई थी, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है उसमें। इसलिए पहले आपका जो राजवंश है वो पढ़ना जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक और नए टॉपिक के साथ, कोई नया राजवंश ले लेंगे। मेवाड़ मैंने पूरा करवा रखा है, मारवाड़ हो गया और ये मारवाड़ आज पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये क्लास जो है आपको अपलोड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी जो आपकी ज्योग्राफी है उसमें तो मिलेंगे ही सही, पर इतिहास का एक और नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। था को प्यार ये तरीका से बना रखाणो, मारो काम मुँ कर रही हूँ, था वो काम से शेयर करवा को तो ता शेयर कर दियो और सब्सक्राइब करवा वो मत भूल जियो।